नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। अब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, आप रिफ्रेश हो चुके होंगे। फिर से पढ़ाई में उसी मेहनत से जुट जाइए जिस मेहनत से आप लगे हुए थे, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है। आज की वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। तो इस संदर्भ में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि FATF क्या है, FATF के अंदर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ये जो होते हैं इसका क्या निहितार्थ होता है, और अगर पाकिस्तान को इससे बाहर कर दिया गया है तो पाकिस्तान के लिए इसके लाभ क्या है और भारत ने इस पर किस तरह का रिएक्शन दिया है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं समाचार पत्रों से। यहाँ पर देखिए आपकी 26 अक्टूबर की ये न्यूज आई हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है तो बेसिकली ये क्या सिग्निफाई करता है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि अगर पाकिस्तान FATF से भी बाहर हो चुका है तो इंडिया के लिए इसके क्या चैलेंजेस हैं। देखिए हमारे पड़ोसी देश में कुछ भी मेजर डेवलपमेंट होती है तो उसके हम पर प्रभावों के बारे में स्टडी करना लाजमी हो जाता है, खासकर जब बात किसी भी तरह की टेरर फंडिंग वगैरह से जुड़ी हुई हो। आपको मोटे तौर पर पहले मैं एक छोटा सा FATF का परिचय दे देती हूँ, क्योंकि इस परिचय को आप समझेंगे तो ही आप न्यूज़ को समझ पाएंगे। देखिए 90s के दौर में क्या हुआ कि अमेरिका की तरफ से कोशिश करके जो विश्व के कुछ देश थे उन्होंने दो तरह के जो है आप कह सकते हैं सिस्टम बनाए जो कि टेरर फंडिंग से संबंधित है, यानी कि आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं इनको कहीं ना कहीं से तो पैसा मिलता है, तो उस पैसे को अगर रोक दिया जाए तो आतंकवादी गतिविधियों पर कब्जा जमाया जा सकता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था। दो सिस्टम लाए गए दुनिया की तरफ से। पहला सिस्टम ये था कि यूनाइटेड नेशन में टेररिस्ट की जो है एक लिस्ट बनाई जाए और उन लोगों का नाम जिसमें इस लिस्ट में आ जाएगा उनके बैंक खाते सील कर दिए जाएंगे, उन पे ज्यादा निगरानी रखी जाएगी, तो उन पे थोड़े से आप कह सकते हैं कड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा सकती है। ये देखिए जो तरीका था ये उतना ज्यादा सफल नहीं रहा है। दूसरा तरीका ये था एक इस तरह की संस्था या इस तरह का निकाय बना देना जो एक्चुअली आतंकवादी वित्त पोषण से संबंधित कार्यों की निगरानी करे, देशों को निर्देश दे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करे कि अगर कोई देश अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं कर रहा है तो उसको थोड़ा सा पनिश भी किया जा सके। अब देखिए कोई संस्था आप अलग से बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा किसी कंट्री को पनिश कर नहीं सकते। ये नहीं कह सकते ना कि चलिए आपको हम जो है 4 साल के लिए जेल कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं। उस लिस्ट में हम उन कंट्रीज का नाम लिखेंगे जो कंट्रीज टेरर फंडिंग को लेकर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जिन पर निगरानी की जरूरत है और जिनको टाइम टू टाइम हमें रिपोर्ट देना होगा। तो इस तरह की एक लिस्ट बनाई गई जिसमें पाकिस्तान का नाम शामिल था, जो कि पिछले 4 साल से शामिल था 2018 से। इस लिस्ट को अनऑफिशियली ग्रे लिस्ट कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रे लिस्ट वर्ड है ये FATF के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज नहीं होता है। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में जो है प्रयोग करते हैं। एक्चुअली में वो जो लिस्ट है वो लिस्ट ये कहती है कि आपको इन देशों की जो है निगरानी यानी कि वॉच में जो है ये देश रखने हैं। इतना समझ गए? अब देखिए मान लीजिए कोई कंट्री ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है, उसको कहा गया है कुछ कार्य करने के लिए, कुछ बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए, कुछ चीज़ों की जांच करने के लिए, कुछ संस्थाओं के बारे में डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के लिए, लेकिन मान लीजिए उस कंट्री ने इस अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो फिर एक फर्दर स्टेप आगे बढ़ा जाता है और उसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। फिलहाल की बात करें तो नॉर्थ कोरिया और ईरान को जो है ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। अब देखिए ब्लैक लिस्ट में थोड़ा सा और सख्त जो है हो जाता है। इन लिस्ट के अंदर होना एक शर्मसार करने वाली बात मानी जाती है और जो अलग अलग कंपनीज हैं वो इस तरह की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, जिसको एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। तो ये मोटे तौर पर आप समझ जाइए कि अगर कोई गलत काम कर रहा है आतंकवादी गतिविधियों के पैसे को लेकर तो उसको एज अ पनिश या फिर उसको सुधारने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया
बनाया गया, उस मैकेनिज्म को कौन रेगुलेट करता है? FATF रेगुलेट करता है। FATF के पास दो लिस्ट है जिनको हम अनऑफिशियली ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कहते हैं। अब वापस से आते हैं अपने समाचारों पर। देखिए ये लिखा गया है कि जो पाकिस्तान रिमूव हुआ है ग्रे लिस्ट से, ये हुआ है FATF की पिछले 4 साल से यहाँ था, यानी कि लगभग 2018 से पाकिस्तान इस लिस्ट में बना हुआ था। और इन्होंने FATF के लिए एक वर्ड यूज किया है, दैट इज एंटी टेरर वॉच डॉग। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो शब्दावलियां होती हैं अगर आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए FATF को ही एंटी टेरर वॉचडॉग कहा गया है, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करने वाली ये एक संस्था है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्लेन्ड व्हाई इज पाकिस्तान ऑफ FATF ग्रे लिस्ट। द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल आया था, सुहासिनी हैदर का है। ये द हिंदू पे कुछ वीडियोस भी बनाती है और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर विश्लेषण करती है। अच्छे इनके आर्टिकल्स होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। खैर यहाँ पर एक बात करते हैं, तो इन्होंने वाई एक्चुअली इस बात का इन्होंने आंसर दिया है इस आर्टिकल में कि पाकिस्तान को बाहर क्यों निकाला गया है। एक लाइन में मैं अगर आपको बताऊं तो FATF ने ये कहा है कि पाकिस्तान को हमारे द्वारा जो निर्देश दिए गए थे वो उसका उन्होंने पालन किया, मतलब पाकिस्तान ने कुछ अच्छे काम किए हैं। टेरर फंडिंग को लेकर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं, कुछ आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की है। हालांकि भारत की काफी सारे ग्रीवांसेस थे जिनको रिड्रेस नहीं किया गया है। कुछ आतंकवादियों के नाम जो पाकिस्तान को भारत की तरफ से दिए गए थे उनके खिलाफ अभी कोई खास कार्रवाई नहीं की है, लेकिन स्टिल FATF का मानना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ गुड वर्क्स किया गया है। उस गुड वर्क के कारण उनको फिलहाल क्या है, ग्रे लिस्ट से देखिए बाहर निकाल दिया गया है। अगेन यहाँ पर एक आर्टिकल आप देखेंगे, व्हाई हैज पाकिस्तान बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इनफेमस ग्रे लिस्ट ऑफ द FATF। किसी लिस्ट में शामिल हो रहे हैं तो वो एक इनफेमस लिस्ट है, अगर उससे बाहर निकल रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। जनरली हम देखते हैं ना किसी लिस्ट से बाहर हो गए तो मतलब हम उसको नेगेटिव सेंस में देखते हैं, बट यहाँ पे लिस्ट से बाहर होने एक पॉजिटिव सेंस में जो है बात हो रही है। मिंट का देखिए 26 अक्टूबर का एक आर्टिकल आया था जिसमें एक्सप्लेन किया गया था कि जो ये FATF से पाकिस्तान बाहर आया है इसका वर्ल्ड के लिए क्या मीनिंग होगा। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर कोई लिस्ट जो कि इनफेमस है, जो अच्छी नहीं मानी जाती, अगर उसमें आपका या किसी देश का नाम शामिल हो जाता है तो उस देश की इमेज कैसी बनेगी इंटरनेशनल लेवल पर? ऑब्वियस सी बात है, अच्छी नहीं बनेगी। तो सेम पाकिस्तान के साथ भी था। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, वो लोग ये मान के चलते हैं कि जिन कंट्रीज का नाम FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में तो मतलब एक्सट्रीम ही हो गया इसमें है, तो हमें यहाँ पे पैसा नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। तो अब चूंकि पाकिस्तान का नाम इससे हट गया है तो इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज जाता है कि नाउ पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, वो थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ऐसा उन लोगों का मानना है। भारत का इस मुद्दे पर थोड़े से अलग विचार हैं, क्योंकि हमें जो है उनके यहाँ से टेररिज्म काफी फेस करना पड़ता है। दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, इस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बात हो रही थी कि जब FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हो गया है बाहर, जो कि खराब लिस्ट थी, तो अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह आने में आसानी होगी। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मॉनेटरी हेल्प करना चाहती हैं पाकिस्तान को, वो उसको थोड़ा ज्यादा करेंगी। अभी देखिए हाल में कुछ सिनेरियोज ऐसे बने हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फेवर में काम किया है। सबसे पहले तो देखिए पाकिस्तान में जो एक आप कह सकते हैं बाढ़ की वजह से जो आप एक बुरी कंडीशन देख रहे हैं, तो उनको मदद की जरूरत अभी यहाँ पर है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज एक बनता है। दूसरा, रशिया यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है इसमें भी एक एंगल बनता है रशिया, चाइना और पाकिस्तान का। देखिए चाइना और पाकिस्तान आपस में दोस्त हैं और रशिया के चाइना के साथ भी अच्छे संबंध है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, रशिया को लेकर एक आप कह सकते हैं नेगेटिव इमेज वर्ल्ड में जा रही है कि एक छोटी सी कंट्री यूक्रेन को रशिया हरा नहीं पाया है। ये अलग बात है कि यूक्रेन को फंडिंग जो है वो यूरोप और अमेरिका जो है उससे काफी मिल रही है, पैसे की मदद भी मिल रही है और वेपन्स की मदद भी मिल रही है। तो रशिया अब अपना एक सपोर्ट बेस भी बनाना चाहते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा अपना क्रूड ऑयल और गैस भी बेचना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप में सैंक्शंस लग चुके हैं। क्योंकि युद्ध को फंड करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत है। फंडिंग कहाँ से आएगी? जब आप कोई सामान बेचेंगे और बदले में पैसा लेंगे। तो ये एक एंगल भी प्ले करता है, कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है, बट इट्स नॉट ऑफिशियल रेट। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो इससे बाहर आया है इसके पीछे काफी सारे कॉज थे, कुछ उन्होंने एक्चुअली में स्टेप्स ऐसे उठाए हैं
कि एफएटीएफ ने उनकी सराहना की है। दूसरा है कि वॉर की सिचुएशन चल रही है एंड एवरीवन नीड्स अ फ्रेंड कंट्री। एंड थर्ड, वहाँ पे बाढ़ वगैरह आई थी तो दे नीड एक्चुअली हेल्प। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फैक्टर्स ऐसे आए हैं कि जो है फिलहाल उनको इस लिस्ट से बाहर आने में मदद मिली है और अब उनको थोड़ा पैसा वगैरह मिलने में भी मदद मिलेगी। ठीक बात है। तो यहाँ पे न्यूज क्या थी कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हो गया है बाहर। अब देखिए ये जो ग्लोबल वॉच डॉग है ये उन देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है जिनकी वो निगरानी करता है। देखिए होता क्या है, एफएटीएफ किसी कंट्री पे सैंक्शंस नहीं लगा सकता। ठीक बात है। G7 जो देश थे उन्होंने मिलकर बेसिकली संस्था की नींव रखी थी। सिस्टम मैंने आपको बताया था कि एक विचार रखा गया था कि आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए हमें कुछ करना है। तो G7 देशों ने एफएटीएफ को बेसिकली बनाया। भारत भी इसका सदस्य देश है, इसीलिए संस्था के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे भारत को स्वीकार करने पड़ेंगे। ठीक बात है। अब देखिए दरअसल ये क्या करते हैं, ये उन कंट्रीज का नाम एक लिस्ट में डाल देते हैं जिनको लेकर लगता है कि हमें निगरानी करने की जरूरत है कि यहाँ पे आतंकवादी वित्त पोषण को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या उस देश की सरकार आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है। ठीक बात है। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है ये दुनिया भर में आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की निगरानी करता है। देखिए स्टार्टिंग में जब इस संस्था को बनाया गया था तो इसका जो मैंडेट था वो केवल मनी लॉन्ड्रिंग था, यानी कि धन शोधन था। जो काले धन को सफेद धन कर देते हैं उसके खिलाफ जो है काम करना संस्था का मैंडेट था। लेकिन 2001 के जब आतंकवादी जो है हमला हुआ तो उसके बाद से आतंकवादी गतिविधियों का वित्त पोषण भी इसके मैंडेट में शामिल कर दिया गया। इसके बाद फिर से एक बार इसका मैंडेट विस्तार किया गया और जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि जो विनाशकारी हथियार होते हैं उनकी फंडिंग का भी मैंडेट अब इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये तीन तरह के जो है पैसे को देखते हैं। एक आतंकवादी गतिविधियों के लिए अगर कोई पैसा इधर उधर हो रहा है, दूसरा काले धन को सफेद धन बनाने से संबंधित अगर कुछ हो रहा है, तीसरा जो विनाशकारी हथियार है यदि उनको लेकर फंडिंग में कुछ ऐसा हो रहा है। इन तीनों चीजों को इस संस्था के द्वारा जो है देखा जाता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। एफएटीएफ के बारे में एक बेसिक डिटेल हम देख रहे थे। तो देखिए क्या है, एक वैश्विक संस्था है, इंटरनेशनल लेवल की एक बॉडी है, भारत भी इसका एक सदस्य है। बैठक इसकी पेरिस में होती है, हर साल होती है, 3 बार होती है। ठीक है। टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पर संस्था नजर रखती है। कुल इसके 39 सदस्य देश हैं, बाकी इसके क्षेत्रीय संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे एशिया पैसिफिक वाला एक संगठन इससे जुड़ा हुआ है। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन जैसे दिग्गज देश भी इसमें शामिल हैं। इसे G7 देशों की पहल पर जो है बनाया गया था। दिस इज अबाउट द एफएटीएफ, जो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रूस और चीन जैसे देश भी इसमें शामिल है। तो जब भारत ये प्रयास कर रहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो इसकी संभावना बहुत कम थी। कारण क्योंकि जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज है वो ऑलरेडी यहाँ पर थी और वो भारत के प्रयासों को स्टॉप करती ही करती। ठीक है। तो वो वाला प्रयास तो खैर नहीं पूरा हो पाया, बल्कि उसका थोड़ा सा रिवर्स ही हो गया है। अब देखिए क्या है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, यानी कि ये उन देशों को ग्रे लिस्ट में रखता है जिन पर वो क्या है बहुत ध्यान से नजर रखते हैं। उनको मतलब आप कह सकते हैं उनको प्रायोरिटी के साथ जो है वॉच किया जाता है। ठीक है। और ये अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने में जो कंट्रीज फेल रहते हैं उन पर ध्यान देता है। देखिए होता क्या है, जो भी इस संस्था की मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है वॉलंटरी रूप से जो है इनको एक रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट के बेस पर ये संस्था ये कंक्लूजन निकालती है कि आतंकवादी वित्त पोषण को लेकर आप जो कुछ काम कर रहे हैं या धन शोधन को लेकर आप कुछ काम कर रहे हैं, क्या वो ठीक ठाक है या नहीं है। अगर वो काम ठीक ठाक नहीं है तो आपको निगरानी सूची में डाल दिया जाता है और आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि आपने देखिए ऐसे ऐसे चीजें करनी है। अगर उन निर्देशों का आप पालन नहीं करते हैं तो एक टाइम के बाद आपको ब्लैक लिस्ट में डालने का खतरा भी रहता है, जो बहुत रेयर केस में होता है। अगर आप निर्देश पूरे कर पाते हैं तो आपको रेगुलेट किया जाता है, फिर से आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रिपोर्ट के बेसिस पे पता चलता है कि क्या आपने निर्देशों के अनुसार काम किया था। यदि किया था तो ग्रे लिस्ट से आपको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान की तरफ से 32 रणनीतिक कुछ पॉइंट ऐसे थे जिन पर काम किया गया था।
अगर बात करें तो भी निकारागुआ एक कंट्री है, इनको भी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बात करें तो एफएटीएफ की निगरानी में करीब 23 देश हैं, जिनमें से कुछ के नाम लिखे हुए हैं, फिलीपींस, सीरिया, यमन, संयुक्त अरब अमीरात भी है, देखिए युगांडा, मोरक्को, जमैका, कंबोडिया, बुर्किना फासो, दक्षिणी सूडान, बारबोडास, कैमन आइलैंड और पनामा। जो पनामा वगैरह है ये तो टैक्स हेवन कंट्रीज के रूप में जानी जाती है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये जो है एफएटीएफ की निगरानी में रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या क्या पता चला कि निकारागुआ को भी बाहर निकाला गया है। पाकिस्तान अकेला ऐसा देश नहीं था जिसको इस लिस्ट में रखा गया था, बाकी कुछ 23-24 कंट्रीज भी ऐसी हैं। अब पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पहली बार इस लिस्ट में शामिल था और पहली बार रिमूव किया गया। पाकिस्तान के साथ ये हिस्ट्री चलती रही है। एक्चुअली 2008 के आसपास भी उनको इसकी ग्रे लिस्ट में रखा गया था, बाद में रिमूव कर दिया गया था जब उन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे। लेकिन 2012 में फिर से उनकी हरकतों को देखते हुए उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और उनको रिमूव किया गया था 2015 के आसपास। फिर 2018 में उनको फिर से डाला गया था एंड देन अभी जो है अक्टूबर 2022 में उनको रिमूव किया गया है। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि इसका मतलब ये जो ग्रे लिस्ट से निकाला गया ये फाइनल नहीं है। अगर आप अपने अच्छे कामों को जारी नहीं रखेंगे तो लिस्ट में आपको वापस रखा जा सकता है, जैसा कि हिस्ट्री बताती है। ठीक बात है। तो देखिए, एफएटीएफ इन ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वाले देशों पर बहुत सख्ती से नजर रखता है और वैश्विक संस्थाओं के द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं उनका इनको पालन करना रहता है। अगर ये देश ऐसा करने में फेल होते हैं तो ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। जब किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है उसकी जांच ही संस्था करती है और देश जो है जानकारियां साझा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। भाई, कोई संस्था, आप एक सॉवरेन कंट्री हो, आपकी कंट्री में जाके तो कुछ जानकारी निकाल नहीं लेगी, आपने खुद ही वॉलंटरी अपनी मर्जी से उनको रिपोर्ट्स देने होते हैं। उन रिपोर्ट्स के बेसिस के पे जो है निर्णय लिए जाते हैं और ये सब कुछ इतने अच्छे तरीके से होता है कि एक्चुअली में जांच हो पाती है आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट्स के बावजूद भी। अब देखिए, दरअसल ऐसा तो है नहीं कि कोई पनिशमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन एक तो क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर जब इस तरह की लिस्ट में नाम आता है एज अ कंट्री तो ये आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं होता। जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनके जो है सेंटिमेंट्स आपकी कंट्री को लेके नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपके यहाँ फंडिंग वगैरह में देखिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक बार जब पाकिस्तान इससे बाहर हो गया है तो इससे ये मैसेज जाता है कि वो कुछ अच्छे कदम उठा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर एक पॉजिटिव मैसेज आता है और आने वाले टाइम में ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह को प्रोत्साहित भी करेगा। और यही बेसिकली हमारा अगला पॉइंट भी है कि पाकिस्तान ने आखिर क्या किया है इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए और पाकिस्तान को इससे लाभ कैसे होगा। तो देखिए, जून 2018 में पहली बार लिस्ट में इसको शामिल किया गया था और ये पहली बार क्या मतलब है कि 15 के बाद से, क्योंकि 12 में उनको किया गया था पहले ही। ठीक है, और 21 अक्टूबर को एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों को रोकने के लिए क्या है, प्रभावी काम किया है, ऐसा संस्था खुद से कह रही है। पाकिस्तान ने कुल 34 कमियां दूर करने की बात कही है और रणनीतिक खामियों को, जो स्ट्रैटेजिक कुछ कंपाइलेंस उनके द्वारा होने थे, उनको भी जो है उन्होंने किया है। 18 और जून 2021 में जो उनको निर्देश दिए गए थे संस्था के द्वारा, उनका इन्होंने पालन भी किया है और ये बताया गया है कि तय समय सीमा से पहले ही पाकिस्तान के द्वारा अपने टास्क जो है पूरे कर लिए हैं, जिसमें बैंक खातों को बेसिकली लिंक करना, सिटीजन्स को थोड़ा सा और बेटर तरीके से जो है काम करना, इस तरह के कुछ चीज़ें उनको दी गई थी ताकि जो है बेटर तरीके से बैंकिंग सिस्टम काम करे, पैसा कहाँ कैसे आ जा रहा है इसकी बेटर निगरानी की जा सके। इस तरह के कुछ निर्देश जो है पाकिस्तान को दिए गए थे। भारत का क्या रिएक्शन है? तो देखिए, पाकिस्तान को तो लाभ है, मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि जो है सुधरी है। ये वास्तव में ऐसा हुआ है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कह रही है कि आपने जो है 32 पॉइंटों पे काम किया, आपने रणनीतिक कार्यवाहियां अपने यहाँ की हैं, तो उनको तो बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे भी मदद मिलने में आसानी हो गई। मदद उनको चाहिए भी क्योंकि उनके यहाँ बाढ़ की सिचुएशन काफी खराब आई हुई है। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए, जो टेररिज्म का
असली वार है वो भारत को झेलना पड़ता है। और भारत बार बार कहता है कि हमें पाकिस्तान एज अ कंट्री उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो टेररिज्म हमारे यहाँ आपके यहाँ से भेजा जाता है, जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं जिससे समय पर रहते रहते जो है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको लेकर तो काम कीजिए। तो भारत का रिएक्शन ये रहा कि मजबूरी में ही सही, एफएटीएफ के निर्देशों के अनुसार ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने मुंबई अटैक्स जो हुए थे उसमें शामिल कुछ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तो की थी, ये भारत ने कहा है। और उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए भारत के लिए थोड़ा सा सेटबैक तो है, क्योंकि आप देखिए एक कंट्री जिसकी वजह से हमें टेररिज्म जो है फेस करना पड़ता है, उन पे अगर कुछ मान लीजिए प्रतिबंध टाइप का लगा हुआ था वो हट गया है, नॉट एग्जैक्टली सैंक्शंस बट मान लीजिए हट गया है, तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो उस संस्था की वॉच लिस्ट से बाहर हो गए, निगरानी से बाहर हो गए हैं। और वो पहले भी 2 बार लिस्ट से बाहर हुए, लेकिन दोनों बार उनको वापस से उसमें डाल दिया गया था। डेट मीन्स ये इतिहास बताता है कि सुधरते तो नहीं है। तो देखिए भारत ने कहा है कि एफएटीएफ की जांच के बाद अब पाकिस्तान को कुछ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है। इसमें 26/11 के हमले में शामिल जो दोषी थे उनका भी नाम शामिल है। एक जो आतंकवादी है जिनका नाम आप जानते होंगे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को अब कहा जा रहा है। भारत ने ये भी कहा है कि जो है पाकिस्तान को जो आतंक प्रभावित क्षेत्र है उनके वहां पे मजबूती से काम करना चाहिए और टेरर फंडिंग पर पूरे तरीके से जो है रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, और भारत ने यह भी कहा है क्योंकि हम एफएटीएफ संस्था से जुड़े हुए हैं तो उसके जो भी निर्णय हैं उनसे हम बंधे हुए हैं। ठीक बात है, तो ये बेसिक चीजें थी। अब एफएटीएफ क्या है, इसकी ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये जो इस तरह के वर्ड थे बाहर आ गया है तो क्या हुआ, ये सब आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। क्या लाभ होगा, तो वही पाकिस्तान का भरोसा दुनिया में मिलेगा, आर्थिक मोर्चे पे देखिए बढ़त मिल सकती है। अच्छा देखिए, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, अगर मान लीजिए कोई कंट्री ना चाहे निर्देशों का पालन करना, जैसे नॉर्थ कोरिया है ब्लैक लिस्ट में है तो है, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए एफएटीएफ एज सच कुछ कर नहीं सकती आपके खिलाफ, इसमें बस आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक सेटबैक फेस करना पड़ता है। मतलब अगर आप नहीं उनके निर्देशों का पालन करते हैं, लिस्ट में बने रहते हैं, तो आपको फाइनेंशियल जो हेल्प मिलती है इंटरनेशनली, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा कुछ आपके खिलाफ नहीं होता है, इट्स रिलेटेड टू योर इमेज। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी छवि किस कंट्री के रूप में है, ये बेसिकली उसको दर्शाता है। तो अब क्योंकि उनकी छवि सुधरी है, तो ऐसी संस्थाएं जो दुनिया भर में हैं, जो ग्रे लिस्ट वाले देशों में निवेश करने से परहेज करती थी, वो शायद अब पाकिस्तान की तरफ आएगी। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था देखिए गंभीर संकट में चल रही है, उनको मदद और निवेश दोनों तरह की ही बहुत जरूरत है। और वैश्विक संस्थाओं का ये जो फैसला है कि अब उनको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होगा। समय ये बताएगा कि वो इस मदद का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो भारत ने अभी फिलहाल वॉच एंड वेट की पॉलिसी जो है अपनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेहद नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।